हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 11 को सीखेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन एंड वाई। मतलब क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन को बनाने के लिए ये जो आपको दो सेट दे रखे हैं, तो कौन सा सेट एप्रोप्रिएट है, कौन सा सेट उपयुक्त है, जिसके द्वारा हमें 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा और क्यों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपको रिएक्टेंट्स के दो सेट दे रखे हैं। अब इसमें से कौन सा सेट 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन को बनाने के लिए एप्रोप्रिएट है, उपयुक्त है, यह हमें बताना है। तो इसको बताने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हमें विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जिस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। फिर भी मैं आपको कुछ समझा देता हूं। देखिए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा हम ईथर को बनाते हैं, ये बात तो हम समझते हैं। देखिए हमें किस तरह से ईथर बनाना होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में। देखिए हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, क्लियर। और ये बात याद रखना, जो हम एल्काइल हैलाइड लेंगे वो 1 डिग्री होना चाहिए, मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, क्लियर। फिर हम इसकी जो रिएक्शन कराएंगे वो लेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये कौन होता है, सोडियम एल्कोक्साइड, ये नेगेटिव ऑक्सीजन पर, इस पर पॉजिटिव, सोडियम एल्कोक्साइड। देखिए समझने वाली बात ये है कि यहां पर जो ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल समूह है या एल्किल समूह जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो ये हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर जो ये एल्काइल ग्रुप आ रहा है, क्लियर। तो ये जो एल्काइल ग्रुप आ रहा है ये चाहे आपका प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि अगर हम ईथर बनाना चाहते हैं तो हमें जो एल्काइल हैलाइड चाहिए वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। जो उसमें एल्काइल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, क्लियर। जबकि यहां आपका प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इन बातों को अगर और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर क्या कराया था, 11.6 कराया था। आपको मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे और देख लें, जिसके द्वारा आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि हमें ईथर किस तरह से बनाना है, क्लियर। तो वहां पर मैंने वो बहुत डीपली आपको समझाया है, क्लियर, वो भी देख लेना। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर रिएक्शन तो आप समझ ही गए हो कैसे होनी है। ये Na होगा, यहां से X होगा, तो क्या बन जाएगा, Na X बन जाएगा, और ये R है, और ये जो बच्चा R हो इसको लाकर जोड़ दीजिए, तो ये बन गई आपकी ईथर, क्लियर। क्या बन गई आपकी ईथर बन गया, क्लियर। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए यह है आपका पहला सेट, ये है आपके रिएक्टेंट्स। इनका नाम समझ लो, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। तो इसका नेम क्या होगा, 1 पर कौन है, ब्रोमो, तो इसका नेम होगा 1 ब्रोमो 4 नाइट्रोबेंजीन, क्लियर। देखिए ये होता है सोडियम और ये होता है मिथॉक्साइड, तो क्या नाम हो गया, सोडियम मिथॉक्साइड, क्लियर। क्या नेम होगा, सोडियम मिथॉक्साइड। ये भी बात याद रखो, इस पर नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव है। क्या बात याद रखो, देखिए ये जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, क्लियर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। और ये बात भी याद रखो कि क्या नाम है, जो ये हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ रही है उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, क्लियर। ये बात भी याद रखो। अब देखो होगा क्या, यहां पर देखो ये कौन ग्रुप है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है।
जब ये NO2 ग्रुप, जिसे हम ये कैसा ग्रुप है, ये है इलेक्ट्रॉन विदड्राविंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप। तो इस जगह लगा हुआ है, जिससे क्या होगा, Br की एक्टिविटी, Br की सक्रियता बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो रेजोनेंस के कारण क्या होगा कि ये जो कार्बन है और ये जो Br है, ये जो कार्बन है, ये जो Br है, तो जैसे कार्बन ये है और ये कौन है भाई, Br है, तो इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जिससे C मतलब कार्बन और Br के बीच बॉन्ड को क्लीवेज करना, बॉन्ड का विदलन करना, बॉन्ड को तोड़ना कठिन हो जाएगा। और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल रीजेंट है वो इस पर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, तो इस वाले सेट से 1-methoxy 4-nitroबेंजीन प्राप्त करना आसान नहीं होगी। तो मतलब जो हमारा पहला सेट है ये एप्रोप्रिएट नहीं है 1-methoxy 4-nitroबेंजीन को बनाने के लिए। क्लियर, बताओ बात समझ में आ गई? एक बार और समझा देंगे आपको। ये Na यहां से Br, आपको ऐसे रिएक्शन दिखा रहे हैं, ये Br बन गया है Br, और यहां क्या बचेगा, देखिए इस तरफ ही कर देता हूं मैं, और यहां पर कौन है, NO2 ग्रुप है, और यहां पर कौन आ जाएगा, ये जो बचा है OCH3। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है हमारा 1 2 3 4, यही कौन है 1-methoxy 4-nitroबेंजीन। क्लियर, तो देखो हमने जाना कि भाई ये वाला जो सेट है हमारा ये एप्रोप्रिएट नहीं है इसको बनाने के लिए, सही है, 1-methoxy 4-nitroबेंजीन को बनाने के लिए। क्यों नहीं है, मैंने बताया कि देखिए ये जो कार्बन है और Br है, इसमें रेजोनेंस के कारण क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, और कार्बन और Br के बॉन्ड को तोड़ना, उसको क्लीवेज करना, उसका विदलन करना आसान नहीं होगा, जिससे यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से नहीं होगा, और ये सेट हमारा एप्रोप्रिएट सेट नहीं होगा 1-methoxy 4-nitroबेंजीन को बनाने के लिए। साथ में एक बात और याद करो, देखिए ये वाला जो कार्बन है, क्लियर, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। क्लियर, इससे पहले ये बात याद रखो कि यहां पर जो कार्बन है इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो संकरण होगा, वो क्या होगा, इस वाले कार्बन पर sp² होगा। क्लियर, क्या होगा, sp² होगा। देखो ये वाला कार्बन फिर क्या है, देखिए इस वाले कार्बन से Br जुड़ी है और इस कार्बन से ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये कार्बन कौन हुआ, 2 डिग्री कार्बन हुआ, और जबकि हमने आपको क्या बताया था अभी कि 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए। क्लियर, तो इस प्रकार आप याद रखो कि आपका जो पहला सेट है, ये वाला जो सेट है, ये 1-methoxy 4-nitroबेंजीन को बनाने के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। क्लियर, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ओवर होती हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन में एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छी होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तुलना में। क्लियर, अब देखो आगे, अब ये देखिए यहां पर सब कुछ कंडीशन वही पाई जा रही है जो हमने अभी आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में समझाया था। क्लियर, तो देखिए यहां से Na और यहां से Br को निकाल दो, तो ये हो गया आपका NaBr। क्लियर, अब ये बचा CH3, उसको लाकर यहां पर चिपका दीजिए और आपको आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ये O है और यहां पर आ गया आपका CH3 और यहां पर ये NO2 ग्रुप तो लगा हुआ है। तो अब ये बात भी याद रखो, ये वाली जो रिएक्शन हुई है ये होगी आपकी SN2 मैकेनिज्म के द्वारा। तो SN2 मैकेनिज्म मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखिए बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब होता है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होगी। ये हमने आपको पहले बताया था कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो होती हैं वो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है।
तो ये रिएक्शन जो है आपकी SN2 मैग्नीशियम के द्वारा होगी और यही सेट जो है आपका एप्रोप्रिएट सेट है 1-methoxy 4-नाइट्रोबेंजीन को बनाने के लिए। तो ये था हमारा इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 11.11, मतलब यूनिट 11 का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 11। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।